नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे। इस टॉपिक को लाने का सबसे बड़ा मेन मुद्दा है आपका हसदेव अरण्य क्षेत्र पे चल रहा विवाद, जो कि ऊर्जा से ही रिलेटेड है, वो कोयला खनन से रिलेटेड है। तो हो सकता है ऊर्जा संसाधन से इस बार जो भी एग्जाम होने वाले हैं उस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा तीव्र संभावनाएं हो। तो इसके लिए आपका एसआई का जैसे है, टीचर भर्ती का है, या आपका सीजीपीएससी का जो आगामी आने वाला है स्टेट सर्विस एग्जाम का वैकेंसी, उसके लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रोल होगा इस साल के पेपर में, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम जो है छत्तीसगढ़ में ऊर्जा कैसे डिफाइन हुआ है, कैसे बढ़ता है, सबको देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको ऊर्जा के संसाधन दिखते होंगे, जिसमें परंपरागत गैर परंपरागत दोनों दिखाई दे रहे होंगे आपको। जैसे परंपरागत वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हो, जैसे आपका कोयला है, एनर्जी आप प्राप्त करते हो। और गैर परंपरागत मतलब जिससे आप प्रकृति में मौजूद कुछ चीजें हैं जिससे आप जो है ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो, जैसे आपका सौर एनर्जी हो गया या पवन एनर्जी हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। दूसरे तरीके से बढ़ता है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय, यानी कि आपका यूजेस के आधार पे। अनवीनीकरणीय मतलब जिसका यूज आप कंटिन्यू कर रहे हो, बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको अनवीनीकरण। और खासकर ऐसी चीजें जो कि भविष्य में अगर खत्म हो जाए तो आपके पास दोबारा नहीं आ सकती, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अगर आप एक बार यूज कर लिए, पूरा उस चीज का सोर्स खत्म कर लिए, तो आपको दोबारा ऐसा उसको प्राप्त कर सको ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म है। और ऐसे ईंधन है जो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम पे के प्रोसेस के बाद क्या होता है, बनता है। बहुत ही करोड़ों वर्ष पुराना जो जीवाश्म वगैरह है उसके बाद बनता है। और दूसरा जो है हमारा क्या है, बोल सकते हो नवीनीकरणीय, जो कि हमारे यहाँ अपरिमित मात्रा में, अपरिसीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिसको हम यूज जितना भी कर ले खत्म होगा नहीं। जैसे सूर्य की एनर्जी, सूर्य कभी खत्म नहीं होगा जब तक उसका अंतिम ना आ जाए, है ना। जैसे एक बात की बात है, सूर्य का भी अपना एक कार्यकाल माना गया है, या बोल सकते हो उसको उम्र काल माना गया है। तो तब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक एनर्जी चलते रहेगी। तो उसको आप अनवीनीकरणीय नहीं बोल के क्या बोलोगे, नवीनीकरणीय। क्यों? क्योंकि वो निरंतर बना हुआ है। जबकि कोयला पेट्रोल जितना आप यूज करोगे उतना ही वो खत्म होते जाएगा, बनेगा नहीं। तो क्या है वो, अनवीनीकरणीय। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे, सीधे सीधे उन्हीं टॉपिकों पे चलेंगे। तो उसके लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी पहुंच सके, और खासकर सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, जिससे आप हमेशा जुड़े रहे चीजों के लिए। ऊर्जा संसाधन पे ज्यादा फोकस जरूरी है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऊर्जा संकट के नाम से ये इस बार बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है। राज्य जो है देखोगे आप, तो हमारा राज्य जो है सरप्लस राज्यों में है, जो ऊर्जा को उत्पादन करता है। यहाँ पे संसाधनों की जो प्रचुरता है या जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, ये हमारे यहाँ ऊर्जा की समृद्धता को दर्शाती है। ऊर्जा जितनी मात्रा में समृद्ध है वो कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियां ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। हमारे यहाँ अगर ऊर्जा की बात करें तो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है, उनमें से तापी संयंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है हमारे यहाँ सर्वाधिक होता है। तो जो तापी संयंत्र कहने का क्या मतलब है, जो ताप से हम क्या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो ताप से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, हमारे पास मिल रहा है। जैसे आपका एनटीपीसी वगैरह से जो आप करते हो उसमें आ जाएगा, कोयला से जो प्राप्त करे वो सभी। दूसरा, अब इन सभी को जो है मैनेज करना है आपको, ऊर्जा को उत्पादन करना है, फिर उसका वितरण होगा, उसका अलग अलग तरीके से पूरा प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या था, एक ऐसी संस्था का होना जो सबको देख सके, जिसमें था छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल। हम जैसे ही 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुए, हमें अपना एक विद्युत मंडल की जो है जरूरत पड़ी, तो हमने 15 नवंबर सन 2000 को इस विद्युत मंडल को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। उसके बाद बात करें तो हमारे यहाँ काफी ज्यादा उत्पादन हुआ, और धीरे धीरे हमारे यहाँ ऐसा स्थिति भी आया कि हमने जीरो पावर कट राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को घोषित किया। कैसे ना, तो यहाँ पे वो ऐसा कह सकते हैं कि बिजली का कट होता ही नहीं था। अलग बात है कि जब ऊर्जा संकट हुई तो फिर से जो है मेंटेनेंस के लिए बिजली कट होने लगा, लेकिन छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने अपने आप को शून्य पावर कट राज्य में अग्रणी किया, और इसको 2008 में एक नया स्थान दिलाया। ऊर्जा का जो संसाधन है अगर बात करें तो इतना अच्छा है हो गया हमारे छत्तीसगढ़ में कि विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 19,567 टोटल जो है ग्राम है। अगर बात करें तो आबाद ग्राम में 18,626 कुछ ऐसे ग्राम है, बहुत ज्यादा मात्रा में, जहां पे बिजली जो है मिलती है, और बहुत सारी मात्रा में है। और ध्यान देंगे तो वो अलग आंकड़े हैं, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको जो टोटल क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने जो है विद्युतीकृत ग्राम वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, तो उसको आपको याद रखना है 19
567। तो 19, 5, 6, 7 इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स पर। जैसे ऊर्जा के लिए प्रशासन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है उस पर बात करें तो पहले विद्युत मंडल का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। फिर अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको याद रखना है, 25 मई 2001 को। अक्षय ऊर्जा का जो विकास अभिकरण है, कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रेडा बोलते हैं हम, 25 मई 2001 को क्रेडा यानी कि आपका जो सौर एनर्जी वगैरह है उसको देखने के लिए अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को लाया हमने। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक बोर्ड रायपुर में जो इसका मुख्यालय है 23 अगस्त सन 2002 को, 23 अगस्त 2002 को यह अस्तित्व में आया, जो विद्युत की दर की निर्धारण करती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में विद्युत की दर का निर्धारण कौन करता है, तो छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक बोर्ड, ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो। उसके अलावा आपका बोल सकते हो छत्तीसगढ़ राज्य में अब हमको बायोफ्यूल पे डिपेंड होना है, तो बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण भी ला दिया 26 जनवरी 2005 को। 26 जनवरी 2005 को बायोफ्यूल प्राधिकरण की जो है, विकास प्राधिकरण की जो है स्थापना कर दी गई है। उसके अलावा बात अब करते हैं विद्युत मंडल की थोड़ा सा। तो छत्तीसगढ़ में विद्युत मंडल जो 15 नवंबर 2000 को स्थापित किया गया, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया है। तो अधिनियम है यानी कि कानून है, जिसको सूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जो है 19/12/2008 में विभाजन कर दिया गया। अभी इसके बारे में मैं बता दूं, इसमें फिर से कुछ कंपनियों को आपस में मिलाने का निर्णय लिया गया है। तो 19/12/2008 को ये कंपनियां जो है गठित की गई थी, जिसमें से था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी यानी कि CSPGCL, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी बोल सकते हो लिमिटेड, उसका पूरा नाम। उसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी, तो डायरेक्ट पावर होल्डिंग कंपनी में ले सकते हो, जो आपका बीच का प्रोनाउंसिएशन है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, उसको भी ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन बोलते हैं पारेषण के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो CSPDCL। फिर छत्तीसगढ़ राज्य ट्रेडिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग करना है तो CSPTCL। इसमें कुछ कंपनियां हैं, वितरण ट्रेडिंग आपस में मिलने वाले हैं, होल्डिंग और पारेषण को आपस में मिलाने वाले हैं, ऐसा बात कहा जा रहा है, जिससे फिर ये जो कंपनियां हैं वो केवल 3 ही रह जाएगी। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 19/12/2008 को इसका विभाजन हुआ था। उसके अलावा हमारे यहाँ स्थापित क्षमता की बात करें तो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन वर्तमान में याद रखिएगा हमारा जो क्षमता है थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि कुछ जो है आपको चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। बात अगर करें तो जब मंडल का गठन हुआ था विद्युत मंडल का, तो 1360 मेगावाट की यहाँ पे क्षमता थी। लेकिन अभी नवीनतम जो आंकड़े आते हैं अक्टूबर 2021 तक, तो हमारे यहाँ 2984.70 मेगावाट ये जो है क्षमता है। पहले थोड़ा ज्यादा था, अभी आपको याद रखना है 2984.70, क्योंकि कुछ का जो है आपका एक प्रकार से बोल सकते हो डिकमिशनिंग कर दिया गया है, जिसकी वजह से फिर से ये कम दिखा रहे। तो 2984.70 मेगावाट क्षमता ये वर्तमान में है। दिसंबर 2020 तक की स्थिति भी जान लीजिए, 3224 जो है मेगावाट था, तो अब ये जो है आपको देखने को मिलेगा 2984.70 है। तो दिसंबर का जो आंकड़ा था और इसका अक्टूबर 2021 का, दोनों आंकड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बाय डेट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी वर्तमान प्रतिशत वृद्धि तो 119% है, जब 2020 का आंकड़ा आया था तो 137% तक हो गया था, बस डिकमिशनिंग की वजह से वापस गिर गया है। बात करेंगे इसका भी, आपको कहाँ पे क्या अंतर हुआ है। राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत देखेंगे तो हमारे यहाँ जो है अलग अलग प्रकार के हैं, जिसमें से 3 प्रकार के क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन होता है, जिसमें से ताप विद्युत क्षमता जो 2840 मेगावाट है। कुल क्षमता कितना है 2840 मेगावाट। प्रतिशत में 95.15% जल विद्युत 138.70 मेगावाट है और प्रतिशत में 464, तो 4.64। सह उत्पादन 6 मेगावाट जो आपका कोजनरेशन वाला है वो रामदेव 0.20%। ये है टोटल आपका 100%, 2984.70 इसकी कुल मेगावाट क्षमता है। तो ताप से सर्वाधिक 95.15, जल विद्युत 464, सह उत्पादन 0.20। तो आपको इस तरीके से याद रखोगे 95.15, 464, 0.20, तो शायद जल्दी याद हो, वरना आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। 2840, 138.7 और 6 मेगावाट, ये क्या है आपका कुल जो मेगावाट क्षमता है। आप कैसे याद करोगे, ताप जल सह उत्पादन, ठीक है, TJS या ताप जल सह उत्पादन। ताप 2840 और 138.70 है जल और सह है 6।
9515 464 020, इस तरीके से याद करें, ज्यादा आपको आसानी से याद होगा। बात करते हैं जीएसडीपी की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसडीपी में विद्युत गैस एवं जलापूर्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्थिर मूल्य पे 2021-22 का डेटा है। वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर याद रखिएगा, 25,04,090 जो है आपका इसका टोटल क्या है, इतना रुपए जो है आपका स्थिर मूल्य का पे योगदान है किसका, विद्युत क्षेत्र का, 25,04,090 ये पूरा। उसके अलावा भागीदारी अगर देखेंगे तो 9.77% है, और वृद्धि देखेंगे आप तो 9.01% है, यानी कि आपका वृद्धि 9.7 है, तो भागीदारी 9.77 है, तो वृद्धि 9.01 है। तो दोनों को ही ध्यान रखना है। भागीदारी मतलब इस स्थिर मूल्य पे 2011-12 पे जो है उसके आधार पे 21-22 में यह भागीदारी है, और वृद्धि को तो मापा जाता है पिछले वर्ष की तुलना में। 9.01% जो है इसकी वृद्धि देखी गई है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण को। अक्षय ऊर्जा को अगर ध्यान देंगे, क्रेडा जिसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सौर ऊर्जा भी आते हैं, पवन ऊर्जा को भी आप ले सकते हो, पर हमारे यहाँ सौर ऊर्जा के तो है, पवन ऊर्जा उतना सक्सेस नहीं रहा है। तो क्रेडा ध्यान रखिएगा। मिथिलेश स्वर्णकार लास्ट टाइम इसमें बोल सकते हो चेयरमैन थे। एक बार और चेक कर लीजिएगा कि अभी ये चेंज हुआ तो नहीं है, और आपका एग्जाम देने से पहले इस चीज को जरूर चेक करिएगा एक बार, क्योंकि चेंज हो जाते हैं कभी कभी। और बिल्कुल हाँ, आप इसको अभी तक जो है आप देख रहे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों तक ये पहुंचे। क्रेडा की बात करें तो स्थापना 25 मई 2001 को होती है। 25 मई 2001 याद रखना है, 25/5/1, ठीक है। 25/5/1 मतलब 25 मई 2001 रायपुर में इसका मुख्यालय है। कार्य ध्यान रखिएगा, नवीनीकृत गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका बेहतर दोहन करना। ये सारे नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत हैं जिनको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, और गैर परंपरागत हैं। कोयला और वगैरह से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं वो तो है ही, लेकिन उससे हट के है ये, इसलिए गैर परंपरागत है। और हम इसको एक वैकल्पिक ऊर्जा के तौर पर देखेंगे, इसलिए शासकीय कार्यक्रम के तौर पर जो अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण है वो काम कर रहे हैं। इसमें सौर तापी कार्यक्रम, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ये सब, और उसके अलावा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, ये सारी चीजों को शामिल किया गया है इन कार्यक्रमों में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत तकनीकी जानकारी के लिए रायपुर में जो ऊर्जा पार्क है उसका भी स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना क्यों की गई है, ताकि आप गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की तकनीकी के बारे में समझ सके। वैसे तो ऊर्जा पार्क आपका बिलासपुर में भी है, पर रायपुर वाला को ध्यान रखिएगा। राजकीय उपक्रम हमारा कितना है, 2984.70, जो पहले ही आपको बताई जा चुकी है, याद रखिएगा। ये दिसंबर 2020 की स्थिति नहीं है, इसको काटिएगा आप, इसमें याद रखिएगा 2021 की स्थिति, कि 2021 तक की स्थिति है। चलिए, जलीय संयंत्र वगैरह, तापीय संयंत्र और अन्य, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इस पे अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, पहले ही बात कर चुके हैं। देखते हैं जल विद्युत ग्रह को, जो हमारे यहाँ है, यानी कि जल ऊर्जा की बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जलीय में है। जो हमारा जल वाला है 138.70 वाला, थोड़ा उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा आपका संयंत्र मिलेगा हसदेव बांगो जल विद्युत ग्रह। स्थान आपका कहाँ है, कोरबा। कोरबा में जो हसदेव नदी है उस पर स्थित है। कोरबा में ये माचाडोली नाम का जो जगह है, वहां पे ये पूरा जो है आपको स्थापित दिखाई देगा। तो इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब हसदेव नदी की जो है आपका देखेंगे, उस पर एक बांध बना है, मिनी माता बांध। ये हमारे यहाँ का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 87 से 88 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई के कारण यहाँ पे बिजली उत्पादन में बहुत ही आसानी से जो है इसमें किया जा सकता है। 1994 से 1995 के बीच क्या हुआ कि हसदेव नदी का जो बांगो बांध है उस पर एक जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित कर दी गई। ये जल विद्युत परियोजना इतनी बड़ी है कि 120 मेगावाट क्षमता की अकेले उत्पादन करता है, जिस पर 40 यूनिट की 3 इकाइयां जो है, मतलब 40 मेगावाट की तीन क्षमताएं जो है आपको देखने को मिलेगी। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्थान भी इंपॉर्टेंट है, स्थापना और क्षमता दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्षमता में भी टोटल भी पूछ सकता है, यूनिटों को भी पूछ सकता है। इस तरीके से देखिए, 40x3 याद रखिएगा। दूसरा गंगरेल जानते हैं आप, सबसे बड़ा सबसे लंबा बांध है ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सबसे जो है आपको धमतरी महानदी में ये बांध मिलेगा। 2004 में यहाँ पर बिजली का उत्पादन शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपको टोटल 10 मेगावाट दिखेगा 2.5 की 4 यूनिट पे।
फिर एक सीकासार जल विद्युत परियोजना है जो पैरी नदी पे है, 2006 में शुरू हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। 3.5 × 2 यानी कि दो यूनिट है, 3.5 मेगावाट की, टोटल 7 मेगावाट उत्पादन है। उसके अलावा एक और है कोरबा पश्चिम लघु जल विद्युत गृह, जो कोरबा पश्चिम में है, हसदेव नदी पे ही है। 2003 में शुरू हुआ था 1 यूनिट, और 2009 में दूसरा यूनिट शुरू हुआ था। टोटल 1.7 मेगावाट की क्षमता क्या करता है, ये उत्पादित करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बात हम दूसरी चीजों की और करते हैं जो आपके काम का है, जिसमें है प्रस्तावित वाले बोल सकते हो, बोधघाट, मटनार नाला, कन्हार और रेहर। जब बात करें बोधघाट की, दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है 300 मेगावाट की। मटनार नाला बस्तर में है, मटनार नाला पे 3 यूनिट लगेगा 20-20 का, 60 मेगावाट टोटल। कन्हार नाला बलरामपुर में प्रस्तावित है 50 मेगावाट, 25 × 2। रेहर सूरजपुर में प्रस्तावित है 32 × 3, 96 मेगावाट। बात अगर थोड़ा बोधघाट की करें तो पहले इसकी क्षमता ज्यादा थी, पर बार बार इसमें रुकावटें आ रही थी, तो क्षमता को कम किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए तापी संयंत्र जो सबसे ज्यादा अगर है हमारे यहाँ, तो इसको देख लेते हैं। कोरबा में अकेला कोरबा 1840 मेगावाट रखता है, जबकि जांजगीर चांपा 1000 मेगावाट रखता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 2840 मेगावाट। ध्यान रखिएगा। जांजगीर चांपा की बात करें तो इसका नाम दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा तेंदुभाटा। वो इसमें 500 की 2 यूनिट लगी है, 2016 में इसको स्थापित किया गया था। और कोरबा की बात करें तो अलग अलग बढ़ता है कोरबा, जैसे कोरबा पूर्व बढ़ता है और कोरबा पश्चिम बढ़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। एक चीजों में आपको एक जो चेंजेस है वो करने पड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो 740 मेगावाट था ये पहले था, जब डीकमिश्निंग किया तो इसको एक काट के आप लिख सकते हो 500 वर्तमान में आपको जोड़ना है। तो कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2 और कोरबा पूर्व 3। उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि वो भी कोरबा पूर्व में आता है। ये इतने सारे स्थापित जो है क्या थे, क्षमता थे। पर इसी में एक चेंजेस हुआ है, 2 चीजों का डीकमिश्निंग, एक पहले ही हो चुका था और एक और हो गया है। कोरबा पूर्व फर्स्ट की बात करें 1958 में जापान और यूएस के सहयोग से स्थापित हुआ था, यहाँ पे अभी कोई काम नहीं चल रहा है। कोरबा पूर्व सेकंड जो था 1966-68 में शुरू हुआ था, 200 यूनिट उत्पादन होता था। यहाँ पे 50-50 यूनिट का जो मतलब मेगावाट की जो है उत्पादन होता था, 50-50 मेगावाट का 4 यूनिट लगा था। डीकमिश्निंग कर दिया गया, मतलब सरकार उसका नहीं ले रही है अभी। कोरबा पूर्व थर्ड का जो है 1976 से 81 के बीच था। ये जो 120 मेगावाट की 2 यूनिट लगा हुआ था, 240 मेगावाट ये भी उत्पादन होता था, जिसको हम लास्ट टाइम तक क्या करते थे, जोड़ा करते थे। ये भी इस साल डीकमिश्निंग हो गया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि कोरबा पूर्व 2007 में जो स्थापित हुआ था, 2000 यहाँ पे बोल सकते 2007 में तो उत्पादन भी शुरू हो गया था यहीं पे। तो 250 मेगावाट की 2 यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, जो 500 मेगावाट की उत्पादन कर रही है। अभी वर्तमान में जो हम छत्तीसगढ़ के में देखते हैं तो इस 500 मेगावाट को ही जोड़ रहे हैं। बात अगर कोरबा पश्चिम की करें तो 1340 मेगावाट पूरा हो रहा है। कोरबा पश्चिम और कोरबा विस्तार नाम से, जैसे पश्चिम कोरबा पश्चिम 1983-86 और कोरबा विस्तार 2013, ये दोनों के ही अगर बात करें तो कोरबा पश्चिम 210 का मेगावाट की 4 यूनिट है, यानी कि टोटल 840 मेगावाट। और 2013 में जो कोरबा विस्तार आया था उसमें 500 की 1 यूनिट हम स्थापित कर पाए हैं, तो 500 मेगावाट, यानी कि कोरबा पश्चिम कोरबा विस्तार को मिला के जो है 1340 मेगावाट का हम क्या कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं। तो इतने चीजों को अगर जोड़ते हैं तब जाता है हमारा 1840। हमारे पास पहले ज्यादा था, अभी ये कम हो गया है। उसके अलावा सरकार द्वारा जो प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं उनको भी देख लेते हैं, जो ताप से संबंधित ही हैं, जिसमें आपका जो है स्थान क्षमता विशेष देख लीजिए। जैसे कोरबा दक्षिण है, कोरबा में है 1000 मेगावाट का है। इफ्को प्रेमनगर सूरजपुर वाला 1320 मेगावाट का है। सीजी गवर्नमेंट प्लस इफ्को प्राइवेट लिमिटेड का ये संयुक्त उपक्रम है। भैयाथान वाला है, भैयाथान पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट का ही है। इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड और सीजी का जो है क्या है, संयुक्त उपक्रम है। उसके अलावा गुंजी बुंदेली वाला बुंदेली कोरिया में जो है आपका 500 मेगावाट की क्षमता जो है आपको स्थापित करनी है, की जानी है, मतलब प्रस्तावित एक प्रकार से क्या है, जल विद्युत परियोजना है। इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल। उसके अलावा निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित जो ताप विद्युत परियोजना है उस पर ध्यान दे लेते हैं, जिसमें से कुछ मिलेगा आपको। एक रायगढ़ में है, रायगढ़ में मतलब जिंदल का, रायगढ़ में 660 मेगावाट का रहेगा, 4 यूनिट लगना है, 165 यूनिट की 4 मेगावाट यानी कि 660। पताड़ी है, पताड़ी यानी कि लेंको अमरकंटक पावर लिमिटेड द्वारा ही है, कोरबा में ही पताड़ी करके वो परियोजना 1320 मेगावाट का रहेगा, 2 यूनिट रहेगा 660
मेगावाट, 660 मेगावाट की। वर्धा पावर प्लांट के बारे में बात करें तो कम चल रहा है, जांजगीर चांपा में 270 मेगावाट का रहेगा। तो इसको आपको ध्यान बिल्कुल ही रखना पड़ेगा, आपका काम का है ये। थोड़ा सा एनटीपीसी की भी बात कर ही लेते हैं, जब बात हो ही रही है तो। एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जब बात करते हैं तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो आपका है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 2010 से एक महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा, एनटीपीसी एक केंद्रीय लेवल की जो है सार्वजनिक कंपनी है, गवर्नमेंट का उपक्रम है। हमारे यहाँ एनटीपीसी की बात करें तो 3 एनटीपीसीज है। जो आपका तीनों एनटीपीसी है उसकी उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है। तो 3 में आपका एनटीपीसी जमनीपाली, एनटीपीसी सीपत और एनटीपीसी जो आपका लारा है वो जो है इंपॉर्टेंट है। तो सबको देख लेते हैं। जैसे जमनीपाली वाला है, सबसे पहला उपक्रम था हमारे छत्तीसगढ़ में जो एनटीपीसी ने स्थापित किया था, सार्वजनिक का है ये भी। जर्मनी के सहयोग से हम इसको स्थापित कर पाए थे। 1978 में इसमें स्थापना हुआ और उसके बाद 5 साल बाद 1983 में इसमें उत्पादन शुरू हो गया। 2600 मेगावाट की है। 3 और 4 यूनिट, 3 यूनिट तो 200 का और 4 यूनिट आपको 500 का मिलेगा। तो टोटल 2600 मेगावाट की है। जो भी पश्चिमी ग्रेड है उसको हम बिजली देते हैं, जैसे एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, इन सबको कोरबा से कोयला आता है और हसदेव बांगो से ये जल लेता है। एनटीपीसी सीपत है, उसको भी ध्यान लेते हैं। एनटीपीसी देश का पहला ऐसा संयंत्र है जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर संयंत्र पे स्थापित है। 2002 पे स्थापना हुआ था इसका। 2008 में इसका जो है उत्पादन शुरू हो गया और काफी अच्छा है। 2980 मेगावाट का है। 3 यूनिट इसमें 660 का है। तो 660 करके 3 यूनिट मिला के 1980 मेगावाट और 2 यूनिट का है 500 का है, यानी कि 1000 मेगावाट। तो ये टोटल जो क्षमता है 2980 है इसका। पश्चिमी ग्रिड को बिजली देता है। छत्तीसगढ़, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादर नगर हवेली सभी को बिजली यही होता है, छत्तीसगढ़ जो है देता है। कोयला फिर यहाँ पे भी दीपका गेवरा वाले जो आपका कोरबा है वहां से आता है। और जल विद्युत जल का जो है हसदेव बैराज से ये ले लेता है जो भी चीजें हैं। तो दोनों चीजें करके फिर एनटीपीसी क्या कर रहा है, आपका एनर्जी का उत्पादन जो है कर रहा है। कौन सा वाला? सीपत वाला। अब बात करते हैं एक और एनटीपीसी जो कटली गांव लारा में है उसकी बात कर लेते हैं। तो 2014 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था, 2019 से अब तक में बात करें तो 2400 मेगावाट का जो है उत्पादन किया जा चुका है। पहले चरण में 800 मेगावाट था, फिर 8 करते करते ये बढ़ रहा है। 4800 टोटल होना है, इसका बढ़ा दिया गया है। एक और याद रखिएगा, पहले 4000 मेगावाट क्षमता थी, अभी वर्तमान में 4800 कर दिया गया है। 6 यूनिट स्थापित होनी है 800 की, जिसमें से अभी 2400 मेगावाट तक प्राप्त कर लिया है, यानी कि 3 यूनिट में काम चल रहा है। कच्चे माल रूप में कोयला रायगढ़ से ले लेता है और जल जो है साराडी बैराज से इसको मिल जा रहा है। उसके अलावा गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गैर परंपरागत में जैसे है भोरमदेव को जनरेशन कवर्धा वाला, यानी कि भोरमदेव में जैसे आपका शक्कर कारखाना निकलता है तो शक्कर किससे बनता है? गन्ना से, उसकी भूसी से निकलता है। तो जो 2006 में 6 मेगावाट का जो है ये स्थापित कर दिया गया कि हम जो है इसमें से भी काम अपना चला सकते हैं। उसके अलावा आपको एक और मिलेगा जिसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो है आपका धमतरी बायोमास, यानी कि बायोमास से भी आप एनर्जी प्राप्त कर सकते हो। 2014-15 में इसका उत्पादन शुरू हुआ, 310 मेगावाट का है। इसको आपका स्थापित क्रमों में नहीं जोड़ा जाता पर यह भी काम का है। धान की भूसी से हम बायोमास प्राप्त करेंगे। भूतावी संयंत्र जो ताता पानी वाला है 30 मेगावाट का, वहां पे ताप से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अमेरिका के जो जियोथर्मल कंपनी है उसने यहाँ पे जो है एक जो अपना इकाई स्थापित करके जा चुके हैं। तो ताता पानी कहाँ है? बलरामपुर में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन ताता पानी का। उसके अलावा पवन ऊर्जा संयंत्र जो बालोद में लगाया गया था 1991 में, बालोद का शासकीय महाविद्यालय में अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि काम जो है उस पर नहीं हो पाया। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शहर कारखाना 2017 में, इस पर भी 14 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन की बात की जा रही है सब प्रोडक्ट के रूप में। तो गन्ना का जो अपशिष्ट है उसी से उत्पादन किया जाएगा। अभी तक इसमें भी पूरा तरीके से प्राप्ति नहीं हो पाई है। सौर ऊर्जा नीति पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2017 से 2027 तक चल रहे हैं। 10 किलोवाट तक के रूफटॉप जो है आप ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा इससे ले सकते हो। विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र जो राजनांदगांव में है वहां पे शुरू हुआ है, वो पूरा वहां पे सौर ऊर्जा का पैनल वगैरह लगा हुआ है। विद्युत वितरण हानि भी याद कर लीजिए जो काम का है, जो है आपका इस साल 16.84% हानि हो चुकी है, 0.03% की वृद्धि हुई है। ये जो है आपका डेटा है। उसके अलावा अगर बात करेंगे अब तक का बोलेंगे तो 16.84, लेकिन अगर सितंबर 2021
20 ऐसा लिख के दे तो याद रखिएगा 17.34% की हो गई थी। तो दोनों डेटा ही आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिला हुआ है। डायरेक्ट वितरण हानि दिया 1684 दिया परसेंट में, आपको उसको याद रखना है, या बोलेगा सितंबर 2021 की स्थिति में तो 1734 याद रखना है। ये आपका काम का है। ऊर्जा की राजधानी और जो है विद्युत राजधानी हमारी कोरबा कहलाती है। कोयला वोयला के उसमें सब में उत्पादन ज्यादा है और बिजली का उत्पादन सबसे ज्यादा कोरबा में होता है, तो हमारे यहाँ ऊर्जा की राजधानी भी यही कही जाती है। तो एनर्जी से रिलेटेड कुछ कुछ जो आंकड़े रिलेटेड डेटा है मैंने काफी स्लो पढ़ाया है ताकि आपके दिमाग में चल जाए और आप अच्छे से नोट भी कर पाए। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। हसदेव अरण्य के कारण जो है ये इस साल का हाईलाइटेड मुद्दा है। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।